हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 26 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR 100% विद्युतीकरण वाला देश का कौन से नंबर का जोन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5वें नंबर का। अगला है, हाल ही में जौनपुर के रोहित यादव नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो जो जौनपुर के रोहित यादव हैं इन्होंने नेशनल गेम्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला है, किसे उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी जो है मनीष सिंह को जो है उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 41वें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे लगातार 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सी जिनपिंग को। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व पोलियो दिवस है ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। ये जो है साल 2018 से लगातार 4 सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था और अभी जो है साल 2022 में इसे ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अगला है, 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? जो 7वां आयुर्वेद दिवस है ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को और ये हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है, 19 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्रालय के सहयोग से युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने किस शहर में 14वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहाँ कॉल डाटा सेंटर पार्क का उद्घाटन करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में। दोस्तों, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो 31 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा आएंगे और यहाँ पर वो डाटा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गंगा जल परियोजना और इसके साथ ही नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कुछ अन्य परियोजनाओं का भी वो उद्घाटन करेंगे। 1 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करने आएंगी और जो राष्ट्रपति हैं उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये आप याद रखेंगे कि जो गंगा जल परियोजना है इसका उद्घाटन जो है कौन करेगा? CM योगी आदित्यनाथ करेंगे। कहाँ पे? नोएडा में करेंगे। इसके साथ ही नोएडा में डाटा सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह से कई सारी परियोजनाएं हैं जो कि नोएडा में CM योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। ठीक है, याद रखें 31 अक्टूबर को जो CM योगी आदित्यनाथ हैं वो नोएडा आएंगे और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो भी जो है नोएडा आएंगे 1 नवंबर को। और क्या करेंगी? तो इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले जो वाटर वीक है इसका उद्घाटन जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो ग्रेटर नोएडा में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व कितने क्षेत्र में विकसित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3049 वर्ग किलोमीटर में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है और इसके अनुसार ये बताएगा कि केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व को अपनी मंजूरी दे दी है।
इसे दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर एवं पीलीभीत जिलों में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व सहित 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना वन्यजीव संरक्षण के मामले में एक मील का पत्थर होगी, विशेष रूप से एशियाई हाथियों के लिए, क्योंकि यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, जहां पर हाथियों की सीमा पार आवाजाही एक नियमित दिनचर्या है। तो याद रखेंगे यहां से कि जो उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी गई है, तो जो तराई हाथी रिजर्व है ये कितने क्षेत्रफल में फैला होगा, तो 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैलेगा। और दोस्तों ये किन किन जिलों में स्थित होगा, तो दुधवा टाइगर रिजर्व और लखीमपुर और पीलीभीत जिलों में ये स्थित होगा। ठीक, तो याद रखेंगे अगर पूछा जाता है कि तराई हाथी रिजर्व ये जो है हाल ही में किस राज्य में से मंजूरी दी गई है, तो याद रखेंगे यूपी में, और 3049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला होगा। अगर राज्य जिले की बात करी जाए तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों में ये स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में अब GSVM PGI समेत कितने मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों में मेडिक्लेम से मरीजों को कैशलेस इलाज मिलेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 6। उत्तर प्रदेश राज्य में अब GSVM PGI समेत 6 मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों में मेडिक्लेम से मरीजों को कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए राज्य शासन ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बनाया गया है। राज्य में जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं वो कौन कौन से हैं, तो कानपुर है, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झांसी और गोरखपुर में बनाए गए। GSVM सुपर स्पेशलिटी GPI मेरठ, कानपुर और गोरखपुर में बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर मरीजों का सुपर स्पेशलिटी इलाज भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में GSVM PGI समेत 6 मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों में मेडिक्लेम से मरीजों की कैशलेस इलाज जो है वो मिलेगा। ठीक है, 6 मेडिकल कॉलेजों में। और 6 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, तो वो आपने यहाँ पे देखा कि कानपुर में है, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, झांसी और गोरखपुर। अब दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है मेडिक्लेम, मेडिक्लेम क्या होता है, तो मेडिक्लेम एक क्या है, मेडिक्लेम पॉलिसी है जो एक स्वास्थ्य पॉलिसी होती है। और इससे क्या होता है, तो इससे यह है कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसे दुर्घटना होती है या कोई समस्या है, अगर वो बीमार होता है तो उसका जो खर्चा है, जो उसका इलाज में आने वाला खर्चा है वो कौन उठाता है, तो वो जो है बीमा कंपनी उसका खर्चा वहन करती है। ठीक, तो यही है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम एक स्वास्थ्य पॉलिसी होती है। ठीक, अब दोस्तों ये जो मेडिक्लेम है इसके माध्यम से मरीजों को जो है 6 जो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर क्या होगा, कैशलेस इलाज मिलेगा मरीजों को, और मेडिक्लेम इसका जो है क्या करेगा, खर्चा वहन करेगी। तो ये चीज है यहाँ पर दिया गया है कि कैशलेस इलाज जो है वो 6 मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ है। और मेडिक्लेम क्या होता है, तो ये एक बीमा पॉलिसी होती है। अगला है, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋषि सुनक। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये ऋषि सुनक है। दोस्तों जो ऋषि सुनक है ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों जो ऋषि सुनक है ये पहली बार ऐसा है जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। और यहां से याद रखेंगे जो ऋषि सुनक है ये कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। ठीक, कई बार क्या होता है पार्टी से भी पूछा जाता है, तो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। इन्हें 24 अक्टूबर को, कब 24 अक्टूबर को कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना गया और इन्होंने प्रधानमंत्री को जो रेस थी वहां पे, यानी जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे उनमें से इन्होंने किसको हराया है, तो पीएम जो पूर्व पीएम थे बोरिस जॉनसन, इनको पीछे छोड़ दिया। और इसके साथ ही जो पेनी मोर्डेंट है इनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया और 100 से अधिक सांसदों का इन्हें जो है समर्थन हासिल हुआ। दोस्तों जो ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक होगा यहाँ पे, जो ऋषि सुनक है ये 42 साल के हैं और इतनी उम्र में ये प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, यानी कि सबसे कम उम्र के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं ऋषि सुनक। इनका जन्म कहां पर हुआ था ऋषि सुनक का, तो याद रखेंगे साउथहैम्पटन में
पंजाबी भारतीय मूल के माता पिता के यहाँ इनका जन्म हुआ था, जो ऋषि सुनक है। ठीक, तो याद रखेंगे भारतीय मूल के हैं और पहली बार ऐसा हुआ जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ऋषि सुनक का नाम वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों क्या है कि ब्रिटेन में अभी काफी ज्यादा समस्या चल रही है और ब्रिटेन में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साल के अंदर अंदर 3 प्रधानमंत्री बदले हैं। आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, उन्होंने खुद अपना इस्तीफा दिया और उन्होंने स्वीकार किया कि वो जो है देश की जो अर्थव्यवस्था है या देश की जो समस्याएं हैं उसको संभालने में नाकाम रही और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनसे पहले जो है कौन थे, तो उनसे पहले बोरिस जॉनसन थे। बोरिस जॉनसन जिनको भी अपना पद त्यागना पड़ा था। और अभी जो है तीसरी बार बने हैं ऋषि सुनक, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय मूल के हैं और प्रधानमंत्री बन गए हैं कहाँ के, ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 36। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पहला कॉमर्शियल मिशन लॉन्च किया। और इसे जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3M2 से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत 36 सैटेलाइट को उनकी ऑर्बिट में भेजा गया। तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है कि हाल ही में इसरो द्वारा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कॉमर्शियल मिशन लॉन्च किया गया है, तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो लॉन्च व्हीकल कौन सा रहा, तो मार्क 3 LVM-3M2 से इसको जो है लॉन्च किया गया। और इसके तहत कितने 36 सैटेलाइट को जो है उनकी ऑर्बिट में भेजा गया। तो याद रखेंगे यहाँ से, इसरो की अगर हम बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे तो 15 अगस्त, याद रखेंगे 15 अगस्त 1969 में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। और इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है, तो उनका नाम याद रखेंगे एस सोमनाथ, ये जो है इसरो के चीफ हैं। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके फाउंडर कौन थे, तो विक्रम साराभाई, उनका नाम भी याद रखेंगे, ये जो है इसके कौन थे, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, रेडबुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम जो है, आपने सुना होगा रेडबुल के खिलाड़ी हैं ये। तो ये जो रेडबुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम है, इसके जो संस्थापक थे डिट्रिच मास्टिच, इनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 78 वर्ष की उम्र में। और दोस्तों ये यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये थे रेडबुल फॉर्मूला 1 जो रेसिंग टीम है उसके संस्थापक। एनर्जी ड्रिंक कंपनी रेडबुल के सह संस्थापक और जो रेडबुल फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम है इसके संस्थापक और मालिक ऑस्ट्रियाई अरबपति डिट्रिच मास्टिच का निधन हो गया। ये 78 वर्ष के थे। ऑस्टिन टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स में रेडबुल रेसिंग टीम के अधिकारियों ने मास्टिच की मृत्यु की घोषणा की है। रेडबुल जो रेसिंग टीम है उसने 2010, 2011, 12 और 13 में कंस्ट्रक्टर्स की चैंपियनशिप जीतकर फॉर्मूला 1 में सफलता हासिल की है। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपने जैसे देखा होगा कि जो रेसिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें आपने सुना होगा कि रेडबुल का ये खिलाड़ी है ना। तो ये रेडबुल क्या है, रेडबुल फॉर्मूला 1 की एक रेसिंग टीम है। और ये जो रेसिंग टीम थी इसके संस्थापक कौन थे, तो ये थे डिट्रिच मास्टिच। इनका हाल ही में निधन हो गया, 78 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि डिट्रिच मास्टिच का हाल ही में निधन हुआ, ये किस टीम के संस्थापक थे, तो ये रेसिंग टीम रेडबुल जो फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम है इसके ये संस्थापक थे। ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम। अगला क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अमन सहरावत। दोस्तों जो अमन सहरावत है ये कुश्ती में इतिहास रचते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं। 16 वर्षीय सहरावत ने फाइनल में जूनियर यूरोपीय रजत पदक विजेता तुर्की के अहमद डूमन को
12-4 से 12-4 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। तो यहां से इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि पहली बार ऐसा है जब किसी भारतीय ने ये जो है कारनामा किया है। यानी कि किस प्रतियोगिता में, तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है जीतने वाले ये पहले भारतीय रेसलर बन गए हैं अमन सहरावत। इनका नाम याद रखेंगे। और दोस्तों इन्होंने किसको हराया है, तो तुर्की के अहमद डूमन को इन्होंने जो है हराया है और गोल्ड मेडल जीता अमन सहरावत ने। किस प्रतियोगिता में, तो याद रखेंगे अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला क्वेश्चन है 24 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने की संभावना है। चक्रवात का नाम क्या है, तो इससे जो चक्रवात है इसका नाम है सतरंग। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट होगा। दोस्तों 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात सितरंग बनने की संभावना है। और दोस्तों ये जो सितरंग चक्रवात है ये जो है इसका प्रभाव जो है काफी देखने को मिला है। 24 अक्टूबर को ये बंगाल की खाड़ी से जो है शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे संभावना क्या है, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो 24 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात जो सितरंग है ये जो है शुरू हुआ। इसका जो प्रभाव है वो देखने को कहाँ पे मिला, इसका प्रभाव हमारे देश की अगर हम बात करें तो मेघालय में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। और दोस्तों इस सतरंग जो सितरंग चक्रवात है इसके द्वारा जो है 5 लोगों की मौत हो गई है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो इसका जो कहर है आप कह सकते हैं बांग्लादेश में देखने को ज्यादा मिल रहा है और हमारे देश में भी जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है मेघालय में। तो ये चीज आप याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि सितरंग चक्रवात है ये कहां से शुरू हुआ, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि यह 2018 के बाद बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला चक्रवात होगा। चक्रवात का नाम थाईलैंड ने दिया है। यह 25 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के तटों के करीब पहुंच गया। 25 अक्टूबर को पहुंच गया था। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे आप कि जो सितरंग चक्रवात है ये कहां से शुरू हुआ, तो ये बंगाल की खाड़ी में बनने वाला पहला चक्रवात है 2018 के बाद। और इसके माध्यम से जो है भारत की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, तो यहां पर जो है क्या हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और दोस्तों कई बार क्या एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सितरंग क्या है, तो सितरंग क्या है, तो ये एक चक्रवात का नाम है, तो याद रखेंगे यहां से। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक स्थापना को चिन्हित करने के लिए 24 अक्टूबर को यह दिन मनाया जाता है। जो ये दिन है ये कब घोषित हुआ था और कब से मनाया जा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1948 से मनाया जा रहा है। हालांकि जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, लेकिन ये जो दिवस है ये 1948 से मनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे यहां से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो आप याद रखेंगे न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट की अगर हम बात करें कि यूनाइटेड स्टेट के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उनका नाम याद रखेंगे एंटोनियो गुटेरस। ये जो है सेक्रेटरी जनरल है वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के। ठीक, तो यहां से ये अक्सर पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली गई है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी केरल में। दोस्तों केरल के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली गई है। अब ये जो ऑनेस्टी शॉप है ये किस तरह की शॉप है, तो दोस्तों क्या है कि स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम जिले के 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप यानी कि ईमानदारी की दुकानें खोली गई हैं। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो इसके तहत क्या होगा कि जो स्कूल हैं 15 स्कूल, यहाँ पर जो है कोई भी सेल्समैन काउंटर पर मौजूद नहीं रहेगा और जो छात्र होंगे हर एक छात्र होगा जो कि सामान लेगा और स्वयं खुद ही पैसे कलेक्शन बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ऑनेस्टी शॉप खोली गई है 15 स्कूलों में, जिसके तहत क्या है कि ईमानदारी की दुकानें खोली गई हैं और ईमानदारी के लिए बच्चों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने जो है स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप खोली, तो आप याद रखेंगे केरल सरकार ने। दोस्तों केरल की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन आपको केरल से याद रखने हैं। जैसे अक्सर केरल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल का नृत्य
ठीक है। कौन सा नृत्य? कथकली। ये कई बार पूछा जाता है कि कथकली जो नृत्य है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद आप रखेंगे ये केरल का नृत्य है कथकली। और दोस्तों इसके अलावा भी केरल से पूछा जाता है, जैसे मोहिनी अट्टम हो गया, ये केरल से संबंधित है, थय्यम नृत्य है और थुलाल, तो ये जो नृत्य है ये केरल से संबंधित है, इनका नाम याद रखेंगे आप। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है, तो ये चीज याद रखेंगे। और दोस्तों एक बांध पूछा जाता है, इडुक्की बांध। इडुक्की बांध कहाँ पे है? तो ये केरल में है और किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक, ये याद रखेंगे। इडुक्की बांध केरल में है, पेरियार नदी पर। दोस्तों करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जैसे जो केरल हाईकोर्ट है ये देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी थी, याद रखेंगे। देश की पहली वाटर मेट्रो जो है कहां पर शुरू हुई है? तो ये हुई है कहां पे? कोच्चि में शुरू, याद रखेंगे। देश की पहली वाटर मेट्रो। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? तो ये केरल है, ठीक, याद रखेंगे। कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को अपनाने वाला, ठीक, याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, अभी आपको बताया था कि कुछ दिन पहले डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत, तो वो है पुल्लमपारा केरल में, ठीक, याद रखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल से रिलेटेड, अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे 26 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था उत्तर प्रदेश, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।